अभी हम नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर जाते हैं। यस तो सिचुएशन ऐसी है, मान लो कि आपके एग्जिस्टिंग कोई कस्टमर है जिन्होंने आपको प्रोडक्ट डिजाइन बना के दिया है और वो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो अपनी कंपनी में, ठीक है। नाउ दैट वो कस्टमर से तो आपको ऑर्डर मिल गई, अभी आपको नेक्स्ट कस्टमर के पास आप जा रहे हो ऑर्डर लेने के लिए। तो ये कस्टमर ने जो आपको प्रोडक्ट डिजाइन दिया था, क्या उस प्रोडक्ट डिजाइन का यूज करके आप नेक्स्ट कस्टमर से ऑर्डर सिक्योर कर सकते हो या ऑर्डर ले सकते हो? क्या आप वो जो प्रोडक्ट डिजाइन है एग्जिस्टिंग कस्टमर का वो न्यू कस्टमर के साथ शेयर करोगे या नहीं करोगे? ये सिचुएशन है, बताइए। हाँ सर, मैं शेयर करूंगी क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के लिए कि मैंने इतना अच्छा काम किया है तो मैं और कर सकता हूँ। ओके ओके। नहीं सर, मैं नहीं करूँगा क्योंकि उसने हम पे ये किया है ना, मतलब ट्रस्ट किया। हाँ, ट्रस्ट किया है, फिर अपन उसका कैसे ही कर सकते हैं? ओके दैट्स व्हाई मैं नहीं करूँगा। ओके। तो अभी इस सिचुएशन में जब भी आप कोई भी कस्टमर इंफॉर्मेशन आपके पास होती है तो आप वो कस्टमर इंफॉर्मेशन किसी और कस्टमर से या किसी भी एक्सटर्नल पार्टी से आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। अब ये क्यों नहीं करनी चाहिए? तो इसको हम बोलते हैं सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा का मतलब क्या है कि आप कितने सच्चाई से आप काम कर रहे हैं। तो हमें अपना काम सच्चाई से करना है। अभी किसी कस्टमर ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, विश्वास दर्शाया है, तो आप उसका विश्वास तोड़ नहीं सकते। अभी इसमें क्या होगा अगर आप शेयर करोगे तो उसके इम्प्लीकेशन क्या होगी? तो जैसे आर्या ने बताया कि वो शेयर करेंगे टू एडवर्टीज कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है। अभी ये क्या हुआ कि आप किसी और का बनाया हुआ डिजाइन अपने हित के लिए यूज कर रहे हो, जो कि इथिकली गलत है। अगर आप सत्य के ऊपर अगर आपकी निष्ठा है तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? तो सबसे पहले आपको वो एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ जो भी आपका लीगल एग्रीमेंट या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो रेफर करनी चाहिए। उन टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर ये बोला गया है कि आप शेयर कर सकते हो तो यू कैन शेयर इट। अगर कुछ बोला नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? वो उस कस्टमर्स को अप्रोच करके उनका अप्रूवल लेना चाहिए कि क्या ये मैं चीज किसी और के साथ शेयर कर सकता हूँ, क्या मैं उसको एडवर्टीजमेंट के लिए यूज कर सकता हूँ, क्या मैं इस बेसिस पे किसी और कस्टमर को प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ क्या? ये जो भी आपकी चीजें हैं वो आपने उस कस्टमर को ओपनली बोलनी चाहिए ताकि वो ट्रस्ट और बिल्ड हो और उस कस्टमर मतलब वो कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हाँ आर्या मुझे पूछ के कर रही है, शेयर कर रही है। तो क्योंकि क्या हो सकता है कि आपका नया कस्टमर और एग्जिस्टिंग कस्टमर मार्केट में कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। तो अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर की कोई इंफॉर्मेशन नए कस्टमर से शेयर करोगे तो एग्जिस्टिंग कस्टमर को उसका नुकसान हो सकता है और नए कस्टमर को फायदा हो सकता है, जिसमें एग्जिस्टिंग कस्टमर को क्या लगेगा कि आपने आपके हित के लिए आपको बिजनेस चाहिए इसके लिए वो शेयर करे। नए कस्टमर को क्या लगेगा कि ये जैसे उसका शेयर करिए तो मेरा भी किसी और के साथ शेयर कर सकती है। तो ओवरऑल इसमें नुकसान किसको होगा? आपके ऑर्गेनाइजेशन को होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये नहीं चलने वाला। तो जब भी हमें लॉन्ग टर्म बिजनेस के बारे में हम सोचते हैं तो इट शुड बी इथिकल ओनली। मतलब आप इथिक्स को साइड में रख के कभी भी लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं कर सकते। इसीलिए बिजनेस करते वक्त इथिक्स का, ट्रस्ट, सत्यनिष्ठा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो गॉट द पॉइंट? ठीक। नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं रिलेटेड टू कस्टमर ओनली। समझो आप किसी नए कस्टमर को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, तो उस प्रेजेंटेशन में आप मौजूदा ग्राहक की, मौजूदा कस्टमर्स का लोगो या उनके साथ आपने क्या काम किया वो प्रेजेंटेशन में शो करोगे क्या? यस सर, मैं करूंगी। और आपने अभी जैसे किया मैं उनको पूछ कर करूंगी, उनका अप्रोच लेकर करूंगी। ओके सर, मैं भी वही उसको पूछ के करोगे, ठीक है। सो पूछ के करने में क्या फायदा है? पहले तो उनको पता चलेगा कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। और जैसे नहीं, एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप पूछ रहे हो राइट? हाँ। तो उसका क्या फायदा है? ट्रस्ट इशू, जैसे आपने ट्रस्ट होगा। हाँ। तो ट्रस्ट होगा तो वो आप माउथ पब्लिसिटी करेगा, आपको रिपीट ऑर्डर देगा। सो ओवरऑल आपका बिजनेस बढ़ेगा। और क्या फायदा है? और हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा और उसका भी बढ़ेगा। उसका कैसे बढ़ेगा? फिर उसके साथ हमने काम किया है। अच्छा, तो आप क्वालिटी सर्विस दे रहे हो तो उसका भी बिजनेस बढ़ने में उसके लिए हेल्प होगा। तो कस्टमर रिलेटेड हम जब भी इथिकल बिहेवियर की बात करते हैं
तो सबसे पहले उसके गवर्निंग चीजें क्या है, तो सबसे पहला लीगल एग्रीमेंट विद द कस्टमर, क्योंकि जैसे कुछ कस्टमर के साथ एग्रीमेंट होती है जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट विद डिफेंस, कॉन्ट्रैक्ट विद लेट्स से न्यूक्लियर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी टर्म, कोई भी लीगल क्लॉज अगर ब्रीच करते हो तो उसके लिए आपके कंपनी के ऊपर बहुत सारी पेनल्टी आ सकती है, आपको ब्लैकलिस्ट करा जा सकता है, ठीक है। तो इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कस्टमर रिलेटेड बिहेवियर की बात आती है तो सबसे पहले आपको एग्रीमेंट रेफर करना है। एग्रीमेंट में अगर कुछ आपको कंफ्यूजन लगता है तो यू शुड टॉक विथ योर सीनियर, यू शुड टॉक विथ योर बॉस, उनका आपको ऑलवेज गाइडेंस लेना है। अगर आपको कुछ भी डिलेमा सिचुएशन है, डिलेमा मतलब सही में कंफ्यूजन है या सही गलत में कंफ्यूजन है, तो यू शुड ऑलवेज आस्क योर सीनियर एंड उनका आपको गाइडेंस लेना है। बट हमेशा याद रखना कि कोई भी कस्टमर के इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले आपको 10 बार सोचना है, क्योंकि इसका आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भारी परिणाम हो सकता है इन टर्म्स ऑफ पेनल्टीज, लाइक फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी हो सकता है और रेपुटेशन का इम्पैक्ट भी हो सकता है। आपके अगर कंपनी को ब्लैकलिस्ट करा गया तो गुडविल भी खराब होती है और आपका पूरा बिजनेस भी लॉस हो सकता है। ओके, अभी हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाते हैं। एक्टिविटी ऐसी है कि समझो दिवाली का माहौल है। दिवाली के टाइम पे आपको पता है इंडियन ट्रेडिशन है कि हम लोगों को गिफ्ट देते हैं, लोगों से गिफ्ट लेते हैं। तो ऐसे दिवाली वाले माहौल में आपका कोई कलीग ये बोलता है कि मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सोने के या चांदी के सिक्के देने हैं या ड्राई फ्रूट्स देने हैं, गिफ्ट देने हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या बोलोगे उसको कि आप देना चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के खर्चे से, क्योंकि कंपनी का ही काम है तो कंपनी के खर्चे से वो गिफ्ट उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, अगर उसकी मर्जी है, उसे अच्छा लगता है तो करना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। ओके, करना चाहिए अगर बॉस ने परमिशन दी हो तो। अच्छा, अभी हर एक कंपनी का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट बोले तो एम्प्लॉयज ने या कंपनी के रिलेटेड जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने कैसे बिहेव करना चाहिए, उनका कंडक्ट कैसे होना चाहिए, इसका हर एक कंपनी के अपने कुछ पॉलिसीज होती है, राइट। सेम चीज गिफ्टिंग पॉलिसी भी होता है। गिफ्टिंग मतलब गिफ्ट देना या गिफ्ट लेना, ठीक है। तो अभी इस केस में कैसे होगा, अगर सबसे पहले वो जो एम्प्लॉय आपके पास अप्रोच किया है कि मुझे गिफ्ट देना है, तो सबसे पहले आपको क्या बोलना चाहिए उसको कि प्लीज रेफर कंपनीज गिफ्टिंग पॉलिसी। किसी कंपनी का गिफ्टिंग पॉलिसी में होता है कि आप 5,000 तक का गिफ्ट दे सकते हो, किसी कंपनी में होता है कि आप गिफ्ट देना ही नहीं है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट कैसा हो सकता है कि आप अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो वो ये समझ सकता है कि आप उसको कुछ फेवर कर रहे हो। और किसी कंपनी के पॉलिसी में ये हो सकता है कि फेवरिज्म इज नॉट अलाउड। और उपहार देना ये
नॉर्मल चीज है, बट प्रोफेशनल लाइफ में उपहार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, दैट इज ऑल गवर्न बाय द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द कंपनी. सो कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट में जो अलाउड है वो आप उपहार दे सकते हो, उससे ज्यादा वैल्यू का उपहार नहीं देना चाहिए. समझ रहे हो? इसके वजह से क्या हो सकता है कि जैसे समझो कि आपके कंपनी के पॉलिसी में 5,000 तक का गिफ्ट देना अलाउड है, और अगर कोई जाके सोने का सिक्का देता है जो नॉर्मली 50,000 का है आज, तो वो ब्राइब हो सकता है ना कि मेरा कुछ काम है इसके लिए मैंने उसको 50,000 का कुछ गिफ्ट दिया. तो सामने वाला शायद कुछ फेवर, भेदभाव हो सकता है, या कुछ वो फेवर कर सकता है आपको, क्योंकि 50,000 का गिफ्ट मेरे को सामने वाला कोई अगर दे रहा है तो मेरा उसके प्रति एक फेवरिज्म हो सकता है. तो भ्रष्टाचार विरोधी अगर हम वैल्यू की बात करें तो हमें कभी भी भ्रष्टाचार में नहीं शामिल होना चाहिए, और जो भी हम कंडक्ट कर रहे हैं वो कंपनी के पॉलिसीज के हिसाब से होनी चाहिए. अभी और एक सिनारियो लेते हैं. समझो आपको कोई एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेनी है, ठीक है. अब गवर्नमेंट में आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मतलब आप किसको जाके मिलना है, किससे बात करनी है, आपको कोई पता नहीं है. बट यू नो दैट कि गवर्नमेंट को XYZ चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है. तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे लीड फाइंडर्स होते हैं जिसको हम नॉर्मली कंसल्टेंट या एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है. तो एक ऐसा एजेंट आपको मिला है जो आपको उस गवर्नमेंट ऑफिस से कनेक्ट करके दे सकता है, जो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट लाके दे सकता है. बट आपको ये भी फैक्ट पता है कि वो जो एजेंट है, जो कंसल्टेंट है, वो किसी फ्रॉड के केस में, मतलब उसके ऊपर आरोप है कि इसने फ्रॉड किया हुआ है. अभी इस केस में क्या आप उस कंसल्टेंट को अपॉइंट करोगे टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट या नहीं? नहीं सर, उसका गुडविल ऑलरेडी खराब है, मैं उसको अपॉइंट नहीं करूंगी. ठीक है. यस सर, मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि पहले उसने ये किया हुआ है, तो बाद में क्या पता वो करेगा या नहीं. अच्छा, मैं नहीं दूंगा. ओके. तो ऐसी चीज में आपको क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले इसमें कितने सिनारियोज है, कितने चीजें इन्वॉल्व है वो हम देखते हैं. सबसे पहला आपके कंपनी का बिजनेस, कि अगर आप उसको अपॉइंट ही नहीं करोगे तो आपको सिंपल है कि आपको वो बिजनेस लॉस होने वाला है आपका. ये एक है. तो बिजनेस लॉस होने देना है या नहीं देना है? नहीं देना है, नहीं देना है. बट अनइथिकली बिजनेस सिक्योर करना है? नहीं, नहीं करना है. अनइथिकली बिजनेस सिक्योर भी नहीं करना और बिजनेस लॉस भी नहीं होना चाहिए. तो ये एक सिनारियो है. दूसरा, अगर कोई इंसान किसी केस में उसके ऊपर आरोप है, तो क्या वो आरोप सिद्ध हुआ है? उस पे केस लगा है तो क्या वो आरोप सिद्ध हुआ है? तो अब तक केस चालू है उसके ऊपर, आरोप सिद्ध नहीं. तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये तो बहुत गई हुई केस है या ये फ्रॉड है, ऐसा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है. और तीसरा, कि किसी इंसान अगर सुधर के कुछ अच्छा करना चाह रहा है तो उसको आप चांस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देना चाहिए. तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? तो सबसे पहले जो भी आपका कंसल्टेंट है उसका पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपके HR के थ्रू होना चाहिए. अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपके कंपनी के HR या जो भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एजेंसी है, उन्होंने अगर आपको गो अहेड दिया कि आप इसके साथ आगे जा सकते हो, तो यू शुड गो फॉर सिक्योरिंग बिजनेस. तो इससे के वजह से क्या हुआ कि आपका इंटरेस्ट सेफ हुआ. आपने कुछ गलत तरीके से किया क्या? नहीं. आपने किसी के ऊपर निर्भर रह के उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाया, उन्होंने आपको जब सर्टिफाई किया कि यस यू कैन गो अहेड विद इट, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया या अपॉइंट किया टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट. इसके वजह से आपके कंपनी को बिजनेस भी मिला. उसके ऊपर आरोप है बट उसको एक नया चांस मिला कि वो प्रूव कर सके कि मैं अच्छी तरह से बिजनेस कर रहा हूँ या मैं अच्छे तरीके से कंसल्टेंसी कर रहा हूँ. और तीसरा, आप इथिकली बिहेव किए. क्योंकि अगर आप डायरेक्टली उसके ऊपर ट्रस्ट करते, खुद से ट्रस्ट करते, तो लोग आपको क्वेश्चन करते हैं कि आपने भी कुछ फ्रॉड किया क्या उसके साथ मिलके. तो इसीलिए ऐसे केस में आपको ऑलवेज थर्ड एजेंसी, थर्ड पर्सन या आपके कंपनी के HR हो या जो भी आपके एजेंसी हो उसके ऊपर निर्भर रहना चाहिए, ताकि वो इंडिपेंडेंट व्यू आपको मिले उस पर्सन के बारे में. आप अगर जब खुद सोचोगे तो आपको बोलोगे मेरे को तो बिजनेस लाना है तो ठीक है, ये अच्छा ही है, तो वो क्या हो गया? बायस व्यू हुआ, बायस व्यू. ठीक है. तो
आपको इंडिपेंडेंट व्यू लेना बहुत जरूरी होता है, और जब आप नहीं ले पा रहे हो ये इंडिपेंडेंट व्यू, तो आपको किसी और पर्सन से, किसी और एजेंसी से लेके वो काम करना चाहिए। ओके, इसकी वजह से क्या होगा कि आप ईमानदारी से कुछ काम कर रहे हो, ये हाईलाइट होगा, और आप किसी भी फ्रॉड में यानी भ्रष्टाचार में आप कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा, और आपके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगाएगा कि आप भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व थे, ताकि आपके क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट है किसी और एजेंसी का, तो उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि मैंने इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे कुछ कार्य करा है, एक्ट किया है, ना कि मेरे खुद के मन से किया। ओके, तो ऑलवेज कीप इन माइंड, आप जब भी ऑफिस का काम कर रहे हो तो कभी भी भ्रष्टाचार को आसपास आने भी नहीं देना है। आपको बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही ईमानदारी से अपने काम, अपने ड्यूटीज एग्जीक्यूट करना है। ओके, अब हमने बहुत पर्सनल वैल्यूज के ऊपर डिस्कशन किया। अब हम कुछ अलग टॉपिक, मतलब कुछ अलग पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। क्या है, आपको एक्टिविटी के बाद समझ में आ जाएगा। अभी समझो आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, और आप जनरली ऐसी ऑफिस से मूव करते हुए आपको एक सिनारियो दिखता है कि आपके ऑफिस के या कंपनी के जो इलेक्ट्रीशियन है, जो इलेक्ट्रिक का काम करता है, वो विदाउट सेफ्टी शूज, विदाउट हैंड ग्लोव्स, लाइव तार के साथ काम कर, करंट वाले तार के साथ काम कर रहे हैं। ये केस में आप क्या करोगे? मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसको करंट लगा चलेगा, मेरे को मैं तो आगे चला बोलेंगे हम कि सेफ्टी ग्लोव्स और वो पहन हो। उसने नहीं सुना तो फिर उसके मैनेजर को बोलेंगे। ओके सर, उनको बोलेंगे ऑब्वियसली सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज करो, और उन्हें फिर भी नहीं सुना तो फिर वहीं रुक के बोलेंगे उनको कि करो। अच्छा, ओके ओके। तो ऐसे केस में सबसे पहले जहाँ पे भी सेफ्टी मतलब सुरक्षा के ऊपर जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिकॉज आपने बहुत कंपनीज में अपने कॉलेज टाइम पे कई इंडस्ट्रियल विजिट पे गए होंगे या कोई भी चीज पे, तो वहाँ पे जीरो एक्सीडेंट, कोई कंपनी की पॉलिसीज होती है, जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी, मतलब वर्क प्लेस पे कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, उसके लिए वो स्टेप्स लेते रहते हैं। तो ये जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी या इसको हम बोलते हैं ना कि कोई भी फैटल यानी किसी का भी, कोई भी वर्क प्लेस पे किसी का भी डेथ नहीं होना चाहिए, जीरो फैटल। तो ये सब एक्टिविटीज जो, ये सब पॉलिसीज जो है, वो सिर्फ पॉलिसी डिक्लेयर करने से जीरो एक्सीडेंट होगा क्या? नहीं सर। तो एवरी एम्प्लॉय, एवरी पर्सन वर्किंग एट दैट प्लेस, उन्होंने वो क्या करना चाहिए, अपने जी जान से जीना चाहिए, तभी वो जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी के ऊपर आप जा सकते हो। अभी बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज है, जैसे मोबाइल टावर इंडस्ट्री, उसके ऊपर क्या है कि उसको टावर के ऊपर चढ़ के काम करना पड़ता है। अभी वो अगर हार्नेस यूज नहीं करेगा, जो भी वहां पे टेक्नीशियन है, तो कल को जाकर गिर गया तो उसको प्रॉब्लम होने वाली है। या आपने देखा होगा कि बड़े बड़ी बिल्डिंग्स को पेंटिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, अगर उसमें आप हेलमेट नहीं पहनोगे और ऐसे साइड पे घूमोगे तो इट इज हार्मफुल। तो सुरक्षा के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना चाहिए। और अगर कोई पर्सन कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो आप सबसे पहले आपको उसको वार्निंग देनी चाहिए कि नहीं, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड एट वर्क प्लेस, आपको ये पहनना ही है। क्योंकि उसके वजह से क्या होता है कि जैसे ध्रुव अगर नहीं कर रहा, कुछ सेफ्टी शूज नहीं पहन रहा, वेल्डिंग के टाइम पे गॉगल नहीं पहन रहा, या इलेक्ट्रिकल वर्क के टाइम पे ग्लोव्स नहीं पहन रहा, तो आर्या को क्या लगेगा, इसका तो चल रहा है ना, तो मैं भी करती हूँ। तो वो प्रेसिडेंस सेट होता है, एक के वजह से दूसरा करेगा, दूसरे की वजह से तीसरा करेगा, फिर ये चेन बनेगी और फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो टू अवॉइड ऑल दिस प्रॉब्लम, आपकी जो भी सुरक्षा की जो भी पॉलिसी होती है कंपनी की और जो भी गाइडलाइंस होती है, तो उसके हिसाब से ही आपको पीपीई किट, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, तो पीपीई किट के साथ ही आपको क्या करना है, आपका जो भी रिक्वायर्ड पीपीई किट है उसके साथ आपको आपके काम को एग्जीक्यूट करना है। और अगर कोई नहीं कर रहा तो उसको वार्निंग देनी है, या वो वहां पे जो भी मैनेजर होंगे उनके पास जाके उनकी कंप्लेंट करनी चाहिए, ताकि वो प्रेसिडेंस सेट ना हो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी गलत। तो देखो, इथिकल
वैल्यूज को जीना, इट इज नॉट ओनली मीन्स कि आप कर रहे हो ना, आप बहुत अच्छा ऐसे इथिकली जी रहे हो तो ठीक है ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है कोई और जिए या ना जिए। इट इज ऑलवेज कि मैं अगर इथिकली बिहेव कर रहा हूँ Yes. तो कोई और भी अनइथिकली बिहेव ना करे, उसने भी इथिकली बिहेव करना चाहिए, ये आपको लगना चाहिए ऑलवेज। और अगर वो अनइथिकली बिहेव कर रहा है तो यू शुड रेक्टिफाई हिम, Yes. ठीक है। ओके, अभी और एक एक्टिविटी पे हम जाते हैं। जैसे आपके फैक्ट्री में या कंपनी में ऑफिस में कैंटीन है, कैंटीन का कोई एक ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। आपको एक दिन ऐसे पता चलता है कि वो ठेकेदार ने किसी 14 इयर्स से कम आयु वाले लड़के को लड़की को काम पे रखा है, जो पैंट्री का जो नॉर्मल काम है, लाइक चाय देना या किसी को जाके पानी देना, ये सब काम वो कर रहा है, जो कि कोई हैवी वर्क नहीं है, जस्ट नॉर्मल काम है। तो इस केस में आप क्या करोगे? तो पहले तो उसे वार्निंग दूंगी, क्योंकि वो अलाउड नहीं है, बाल कामगार अलाउड नहीं बाल कामगार है, अलाउड इसलिए पहले वार्निंग दूंगी। अगर उसने फिर भी वो चीज सुनी नहीं तो उसके मैनेजर को कंप्लेंट करूंगी। ध्रुव, आप क्या करोगे इस केस में? सर मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, क्योंकि बाल कामगार अलाउड नहीं है हमारे देश में, तो एक ये प्रकार से एक क्राइम ही हुआ। ओके, अभी हमें ये बात तो पता है कि लीगली बाल कामगार अलाउड नहीं है, तो ये तो क्लियर है, ठीक है। अब वो लीगल कंप्लायंस आपको अगर करना है, कोई अगर बाल कामगार को आपके ऑफिस में काम करवा रहा है, तो सबसे पहले आपने उस कॉन्ट्रैक्टर को वार्निंग देनी चाहिए। अब वो वार्निंग शायद आप जूनियर लेवल पे हो तो आप वो वार्निंग नहीं दे सकते, तो उससे रिलेटेड जो पर्सन, मतलब जो आपके कंपनी में जो पैंट्री मैनेजर है या जिसको हम एडमिन मैनेजर बोलते हैं, तो आप उनको जाके बोल सकते हो कि ये सो एंड सो पर्सन जो है वो 14, उसकी उम्र 14 साल से कम है, तो आप कॉन्ट्रैक्टर को बताइए कि उसे काम पे ना बुलाए, क्योंकि उसकी शिक्षा वगैरह वगैरह सब कुछ है। अभी जो ध्रुव ने बात कही कि मैं जाके पुलिस कंप्लेंट करूंगा, तो ये भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है ये समझो। मतलब देखो, आप इथिकली जब भी बिहेव कर रहे हो ना, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप किस रोल में काम कर रहे हो, किस रोल में बिहेव कर रहे हो। अभी आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, अब आप जाके जब पुलिस कंप्लेंट करोगे तो पुलिस कहाँ पे आएगी? तुम्हारे कंपनी में आएगी। और भले उस कॉन्ट्रैक्टर ने उसको अपॉइंट किया है, बट जो उसका मतलब बोलते हैं ना, जो उसका एम्प्लॉयर है, एक्चुअल एम्प्लॉयर, वो आपकी कंपनी है ना, क्योंकि वो आपके कंपनी में आके काम कर रहा है। तो पुलिस क्या सोचेगी कि आपकी कंपनी ने उसको अपॉइंट किया, तो उसकी वजह से आपकी कंपनी की भी इमेज डाउन हो सकती है। तो इथिकली बिहेव करना इज नॉट कि लीगली अलाउड नहीं तो पुलिस कंप्लेंट कर दो। आप क्या रोल में काम कर रहे हो और उसमें आप आपके कंपनी के लिए, आपके कंपनी के स्टेक होल्डर्स के लिए, अपने खुद के लिए कितने अच्छे से स्टैंड ले रहे हो और कितना सही स्टैंड ले रहे हो, ये जरूरी। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लेवल पे ही आपको पुलिस कंप्लेंट करना है। आप उस कॉन्ट्रैक्टर को वार्निंग दोगे, जैसे मैंने बोला एडमिन मैनेजर के थ्रू वार्निंग दोगे, फिर भी वो नहीं सुन रहा है, तो कंपनी कैन ऑलवेज टेक डिसीजन टू ब्लैकलिस्ट दैट कॉन्ट्रैक्टर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पुलिस एंड मेक अ कंप्लेंट। क्योंकि पुलिस कंप्लेंट करोगे तो फिर केस होगा, फिर आपके कंपनी के ऊपर कंपनी का रेपुटेशन भी खराब होगा। हम जब कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट कंपनी फर्स्ट। ठीक है, आप सोच रहे हो कि लीगली अलाउड नहीं है तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग दैट यू आर थिंकिंग, बट वो कंपनी के हित में है क्या? नहीं। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स है उस सिनारियो में, उस सिचुएशन में, तो आपको हर एक के बारे में सोचना है। और ये सब सोच के मैं कैसे सही से इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ या मार्ग निकाल सकता हूँ, ये आपको ऑलवेज सोचना है। तो स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये दो ऐसे पहलू है जो वर्क प्लेस पे, आप जहाँ पे भी आपके कार्यस्थल पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सुरक्षा के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि अगर सुरक्षा के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ तो अगेन आपकी कंपनी का रेपुटेशन खराब। अब देखो ना, हम कई बार न्यूज सुनते हैं कि XYZ कंपनी में कुछ केमिकल केमिकल कंपनी में ब्लास्ट हुआ, इतने लोग मर गए, इतने घायल हो गए। अब ये जब हम सुनते हैं तो उस कंपनी के बारे में अपने मन में क्या विचार आते हैं? उन्होंने ठीक से इंस्ट्रक्शन नहीं दिए होंगे, या उन्होंने कुछ सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं करे होंगे, है कि नहीं? तो ये सब अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों ने सोचना चाहिए क्या? नहीं सोचना चाहिए। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों ने ऑलवेज ये देखना चाहिए कि ये बहुत सही ऑर्गेनाइजेशन
है ना? ये सुरक्षा का ख्याल रखती है, लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, यस है? तो स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में ऑलवेज हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे बेंचमार्क बन के रहे, ये ऑलवेज हमें सोच के इथिकली और वैल्यूज के हिसाब से हमें बिहेव करना है। ओके, अब हम हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मुड़ते हैं। ऐसी सिचुएशन है, मान लो कि आपके ऑफिस में कोई एक कलीग है जो धर्म या जाति या पंथ के बारे में किसी एक पर्टिकुलर धर्म जाति पंथ के बारे में मजाक उड़ा रहा है या लोगों को मैसेज डालता है कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, और हमेशा उसके ऊपर चुटकुले बनाता है या मजाक उड़ाता है, मीम्स बनाता है। आप मतलब अभी के क्या बोलते हैं इसको, ट्रेंडिंग इसमें बोले। और बाकी जो ऑफिस में जो लोग हैं आपके टीम के या ऑफिस के जो कलीग्स हैं, वो भी उसको एंजॉय करते हैं। समझ रहे हो कि कोई एक मीम बना रहा है और लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, बट वो मीम किसके ऊपर है? किसी एक पर्टिकुलर धर्म जाति या पंथ के ऊपर है, और ये चीज बार बार हो रही है। तो आप क्या करोगे इस सिनेरियो में? एंजॉय करोगे या नहीं सर, उसके खिलाफ बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं ऑफिस में? नहीं सर, सर हम नहीं कर सकते, क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो किसी कास्ट के बारे में बात कर रहा है तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, भले आपकी वो कास्ट नहीं है। हाँ सर। ओके सर, पहले तो वो मेन पर्सन को रोकूंगी, क्योंकि बाकी सब तो एंजॉय कर रहे हैं, वो नहीं करेगा तो वो एंजॉय नहीं करेंगे, वो करेगा तो वो एंजॉय करेगा। तो उनके अगेंस्ट स्टैंड, मतलब उनके, मैं खुद के लिए स्टैंड लूंगी और सब धर्म के लिए स्टैंड लूंगी और उनको बोलूंगी अच्छा। और फिर भी वो नहीं मानते हैं तो क्या करोगे? उनके अप्रेजर को कंप्लेंट करूंगी या बोलूंगी ओके, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, करेक्ट। इससे रिलेटेड और एक सिनेरियो हम बात करते हैं। समझो आप अपने किसी कलीग के साथ किसी कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए गए हो, कॉलेज से लोग हायर करने के लिए गए हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हायर करने के लिए गए हो, ठीक है? अभी ऑन द वे जब जा रहे हो आप गाड़ी में, तो जो मैनेजर है टीम के, वो बोलते हैं कि देखो मेरा तो कैसा है, मेरे टीम में मुझे ना लड़के ही चाहिए, मुझे लड़कियां नहीं चाहिए, क्योंकि लड़कियां बहुत ही उनका बहुत रोना होता है, उनके बहुत नाटक होते हैं वगैरह वगैरह, तो मुझे अपने टीम में लड़के ही चाहिए, तो मैं सिर्फ बॉयज को ही हायर करने वाला। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? पहले तो मैं उनको पूछूंगी कि आपका मेन रीजन क्या है, उनको लेने के लिए, इनको रिक्रूट करने के लिए। नहीं, अगर उनका यही रीजन होगा तो फिर कुछ तो बोलूंगी उन्हें। वो ऐसे उनका समझो उनका ये रीजन है कि बॉयज आर मोर सिंसियर देन गर्ल्स, फिर उनको बताऊंगी कि गर्ल्स टू आर आल्सो सिंसियर। ओके, ट्रू? नहीं सर, मैं नहीं मानूंगा उसके, मैं उसके लड़कियां चाहिए सर। अच्छा, लड़कियां चाहिए सर, वैसा नहीं। ओके, ठीक है, मतलब आप उनको अपोज करोगे कि जितना आप लड़कों को जितना अपॉर्चुनिटी देते हो उतना आपको लड़कियों को भी देना चाहिए। तो ये दोनों सिनेरियो में आपने जो भी आंसर्स दिए दैट आर परफेक्टली करेक्ट, कि आपको वर्क प्लेस पे रिलीजन, कास्ट या पंथ या जेंडर, ये किसी भी चीज के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। हर एक जन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आपने बहुत सारी कंपनीज जो भी एमएनसीज कंपनीज है या जो अच्छी कंपनीज है, वो जेंडर इक्वालिटी के बारे में बोलती है कि मेरे इसमें 50% मेल पॉपुलेशन होनी चाहिए, 50% फीमेल पॉपुलेशन। अभी देखो कैसा है कि कोई एक धर्म का इंसान है या कोई एक जेंडर का व्यक्ति है, इसीलिए वो नॉन परफॉर्मिंग है, ऐसा कभी होता नहीं है। हम जज नहीं करना चाहिए किसी को भी बेस्ड ऑन हिज कास्ट या जेंडर या रिलीजन। तो अगर आप उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे, उसके इंटरेस्ट का काम दोगे, तो ही विल और शी विल डेफिनेटली परफॉर्म, करेक्ट? तो हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमारे भारत देश में विविधता में एकता है। तो ये सब जो चीजें हमें बचपन से सिखाई गई है, उसको अप्लाई आपको करना चाहिए, इन वैल्यूज को अप्लाई करना चाहिए। तो वर्क प्लेस पे या किसी और भी सराउंडिंग में आपको कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। अभी और इसके रिलेटेड एक पर्सनल सिनारियो बोलता हूँ। जैसे समझो आप बस से ट्रैवल कर रहे हो और बस का ड्राइवर आपको लेडी दिखती है,
तो मन में ऐसा धक धक होता है ना, अरे यार ये तो एक्सीडेंट करवाया। नहीं सर, ऑब्वियसली एक स्माइल आती है, एक प्राउड फील होता है, प्राउड फील होता है। तो प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ, जो मेल डोमिनेटिंग जॉब है वहां पे भी अभी वुमेन्स आर अलाउड, या वो खुद से आके कुछ काम कर रही है ना। बस इसको हमें डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, इसको हमें एज अ प्रोफेशनल, एज अ इथिकल पर्सन हमें इसको पॉजिटिवली बढ़ावा देना चाहिए। ओके, तो अभी हमने जितने भी सिनारियोज डिस्कस करे, इन सिनारियोज का अगर हम संक्षिप्त में हमें क्या सीख मिली उसके बारे में अगर हम बोले, तो सबसे पहला, आप कोई भी कार्य करते वक्त आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी कंपनी की पॉलिसीज क्या बोलती है, कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट क्या बोलता है, आपकी पर्सनल वैल्यूज क्या बोलती है। ठीक है, और इन सब का तालमेल रख के जो सही है वो आपको करना चाहिए। अभी कभी कभार ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि जहाँ पे आपकी पर्सनल वैल्यू कुछ और बोलती है बट कंपनी की पॉलिसी कुछ और बोलती है, हो सकता है ऐसा सिनेरियो हो सकता है। लाइक आप बोल सकते हैं ऐसा कोई सिनेरियो जहाँ पे आपकी पर्सनल वैल्यूज कुछ अलग है बट कंपनी कुछ अलग बोलती है करने। जैसे सर अभी आपने कहा कि बॉस बोल रहे करने नहीं, बॉस जो बोल रहा है वो अलग है, वो उसका पर्सनल चीज है। मैं बोल रहा हूँ कंपनी की पॉलिसी बोल रही है, पॉलिसी के हिसाब से ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है। मैं बताता हूँ आपको एक सिनेरियो, ठीक है। समझो एक कोई बैंक मैनेजर है, ओके, जिसको पर्सनली गैम्बलिंग बिल्कुल पसंद नहीं, बोला गैम्बलिंग तो बहुत ही गंदी चीज है, वो नहीं करनी चाहिए। अब कोई एक ऐसी कंपनी जो गैम्बलिंग का बिजनेस इन्वॉल्व है, जिसका कैसीनो वगैरह जो हम बोलते हैं ना, वो बिजनेस में एक कंपनी जो उस बैंक के पास आके लोन मांग रही है। अभी बैंक मैनेजर क्या बोलेगा, गैम्बलिंग कंपनी इन माय पर्सनल वैल्यूज, विथ माय पर्सनल वैल्यूज बैंक गैम्बलिंग कंपनी को लोन नहीं देना चाहिए। बट बैंक की पॉलिसी क्या बोलती है कि उसके अगर ये फाइनेंशियल क्राइटेरिया फिट है तो उसको लोन देना चाहिए। बैंक की पॉलिसी क्या है कि अगर उसका XYZ टर्नओवर है, उसकी XYZ नेटवर्क है, तो उसको लोन देना चाहिए। बैंक के कुछ रूल्स होते हैं ना, वो रूल्स में वो कंपनी फिट बैठ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वो मैनेजर के पर्सनल वैल्यूज और प्रोफेशनल एथिक्स या प्रोफेशनल वैल्यूज में क्लैश हुआ। अब इस सिनारियो में इंसान ने क्या करना चाहिए? सर ऑनेस्टली मैच्योर बिहेव करना चाहिए। मैच्योर बिहेवियर, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि आप किस रोल में हो, ये आपको पहले समझना चाहिए। अभी वो बैंक मैनेजर के रोल में है तो उसको बैंक के हित में सोचना चाहिए, भले उसकी पर्सनल वैल्यूज कुछ और, समझ रहे। तो अगर वो चीज बैंक के पॉलिसी में फिट हो रहा है तो ही शुड ग्रांट लोन टू दैट कैसीनो कंपनी, करेक्ट। बट इसमें भी कैसा होता है कि अगर ये रिपीटेडली हो रहा है, आपकी पर्सनल वैल्यूज ऑलवेज हैम्पर हो रही है बट कंपनी के हित में आप काम कर रहे हो, तो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में आपको वो डिसीजन लेना चाहिए, आइदर यू शुड चेंज योर जॉब, और जहां पे आपकी पर्सनल वैल्यूज आपके प्रोफेशनल वैल्यूज से मैच करती है ऐसा जॉब यू शुड टेक, सो दैट आपको पर्सनल लेवल पे फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए, आप हैप्पी रहो, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ओके, तो ओवरऑल जब भी आप वर्क प्लेस पे बिहेव कर रहे हो तो आपको नैतिकता, मूल्य, उसके रिलेटेड बिहेव करना, उसके रिलेटेड कंपनी की जो ट्रेनिंग्स होती है, और जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो उनकी नैतिकता और मूल्य की ट्रेनिंग होती है, इथिकल बिहेवियर की ट्रेनिंग होती है। तो यू शुड एंश्योर दैट कि आपने वो ट्रेनिंग अंडरगो की हुई है, आपने वो कंपलसरी करनी चाहिए। आपके बाद जो न्यू ज्वाइनीज आते हैं उनको भी आपको मोटिवेट करना कि आप वो ट्रेनिंग लो, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सनल वैल्यूज और कंपनीज के वैल्यूज शायद थोड़े डिफरेंशिएट हो सकते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया। तो इसीलिए वो ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि मैं इथिकल बिहेवियर करती हूँ या करता हूँ तो मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। तो हर एक कंपनी की पॉलिसी अलग हो सकती है, इसीलिए आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी है। फिर कहीं किसी सिचुएशन में अगर आप डिलेमा में फंसते हो, कंफ्यूजन में हो, तो आपको आपके वरिष्ठ प्रबंधक के साथ बात करनी चाहिए। वो नहीं सुन रहे या वही आपको टॉर्चर कर रहे, तो उनसे जो सीनियर अथॉरिटी है उनसे बात करके आपको आपकी सिचुएशंस हैंडल करनी है, उससे बाहर निकलना है। फिर अगर कहीं पे कुछ ऑडिट या कुछ इंक्वायरी चल रही है किसी के अगेंस्ट में, तो उसमें आपको सच बोलना है और 100% इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि
हाफ इंफॉर्मेशन अगर आप सही भी दोगे तो उसके बेसिस पे कुछ अलग हो सकता है। तो आपको ऑलवेज 100% जो आपको पता है, सच पता है, वो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, सत्य के प्रति निष्ठा रखकर। ओके। और इन जनरल पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ जब भी आप इथिकल बिहेवियर की बात आती है तो आपको खुद को 3-4 क्वेश्चंस पूछने बिफोर बिहेविंग एनीथिंग। सबसे पहले कि क्या ये नैतिक है, क्या ये सही है। दूसरा, क्या ये लीगली अलाउड है, क्या ये कानूनी है। तीसरा, क्या ये पॉलिसीज के हिसाब से है, मतलब जहां आप काम कर रहे हो वहां पे, या घर के भी अपनी कुछ अनरिटन पॉलिसीज होती है, राइट, संस्कार जिसको हम बोलते हैं। स्कूल की भी कुछ अनरिटन पॉलिसी हो सकती है, स्कूल के कुछ रूल्स हो सकते हैं। तो क्या ये रूल्स के खिलाफ है या रूल्स के साथ है। और तीसरा, क्या ये मेरी पर्सनल और मेरी प्रोफेशनल, मेरी कंपनी, मेरी फैमिली, मेरी स्कूल के प्रतिष्ठा को कुछ बाधा लाने वाला है। तो अगर ये सबके आंसर्स आपको सही लगे, ये 4 क्वेश्चंस जो मैंने बोले उसके अगर आपको आंसर सही है कि बाबा ये ठीक है, ये चारों में मैं फिट बैठ रही हूँ, तो आपको वो बिहेवियर करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैल्यूज के साथ जीना, वैल्यूज के साथ इथिकल बिहेवियर करना शुड नॉट बी यू बर्डन ऑन यू। वो आपको अंदर से आना चाहिए। और जब अंदर से फील होगा तो आप प्राउडली बिहेव करोगे, इथिकली प्राउडली बिहेव करोगे, और आप लोगों को बोलोगे कि यस आई एम इथिकल पर्सन। बट जब आप बर्डन से कर रहे हो कि कंपनी के पॉलिसी में लिखा है इसके लिए मैं कर रही हूँ, तो उसमें फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमारे कंपनी के, हमारे कस्टमर के, हमारे खुद के, हमारे फैमिली के, हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स है आजू बाजू, वो सबके हित में मूल्यों के साथ हम कैसे नैतिक व्यवहार करते हैं, वो ऑलवेज हमें माइंड में रख के ही बिहेवियर करना चाहिए। गॉट इट? यस। ओके।